अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद और आप तमाम को देखने वालों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। कल अचानक से चूँकि माह रमज़ान का ऐलान हुआ कि आज के दिन पहला रोज़ा होगा और आज के पहले रोज़े के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अहम खबरें हैं और बहुत एक ख़ास बात यह भी है कि आज यौम पाकिस्तान है। लेकिन क्या वजह है नाजरीन कि इस वक्त मुल्क जिस सियासी इंतशार और पोलराइजेशन का शिकार है, हम चाहकर भी इस बहुत भरपूर एक मौके को, एक दिन को उस तरह से इसको हम आपस में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत लोग आपस में दूर शदीद नाराज़ नज़र आते हैं। कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, जिसके तहत 8 अक्टूबर को अब बताया जाता है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे जो कि पहले 30 तारीख को होने थे, यानी कि वो डेफर कर दिए गए हैं। और कौमी असम्बली के इंतखाबात वो कहते हैं कि जी वो हमने थोड़ा सा वो हम पहले कर लेंगे और जो ये वाले इंतखाबात हैं इनको थोड़ा आगे ले जाएंगे। तो कुल मिला के ये कि दोनों ये जो इलेक्शंस हैं, यानी कि गोया तमाम ये जो असेंबलीज़ की इलेक्शंस हैं वो एक ही डेट पे फॉल करें, विच इज़ द 8 अक्टूबर। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कल से खासे नाला नज़र आते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सख्त तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो पहले ही कहा था कि ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हों और ये उनकी सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन नाजरीन, खान साहब, पीटीआई, इस पूरी बात को अगर हम सेट असाइड भी कर दें तो इस पूरी चीज़ में और एक मज़ीद सबसे अहम बात जो ऐड ऑन हो जाती है वो ये है कि एक तो आइन में ये मैंडेट हुआ हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद इलेक्शंस का इनेकाद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये मामला ले जाया गया तो वहाँ पर भी जो 5 रुकनी बेंच है उन्होंने इसके ऊपर ये फैसला दिया कि वाकई ये जो 90 दिन की शर्त है और ये जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है, इसी के अंदर अंदर इंतखाबात हों और उसी के तहत फिर ये 30 तारीख फिर कॉन्सिक्वेंटली दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बिल्कुल इसी के हवाले से है, आइन की उसी बात को वो लोग दोबारा री एंडोर्स करते हैं। लेकिन हुकूमत वक्त कुछ और कहते हैं। हुकूमत वक्त कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो आइन बचा लिया है, मुल्क को टूटने से बचा लिया है, मुल्क में शदीद इंतशार से बचा लिया है, क्योंकि अगर ये 2 सूबाई असेंबलीज़ के इलेक्शंस अलग होते हैं, वफाक में कोई और हुकूमत बैठी होती जैसे कि अभी सिनेरियो है, तो ये जो इलेक्शंस के नताइज होते ये किसी को काबिल कबूल ना होते और हर कोई कहता कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली। इसके ऊपर हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हुकूमत वक्त के मुतअद्दिद ऐसे बयानात हैं और उन्होंने खुद वादा किया था कि अगर 2 असेंबलीज़ को रिजॉल्व करा दिया जाता है जो कि पीटीआई के पास थी, तो फिर इंतखाबात में हुकूमत की तरफ से भी कोई देर नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी अपनी तरफ से बारहा एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ये फैसला दे रहा है जो कि कल आया है और हुकूमत उससे बहुत खुश है और पीटीआई हस्ब मामूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से उनके दीगर फैसलों की तरह शदीद नाराज़ और नालाएं। अब ये मामला कहाँ जाएगा, क्या मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी, इन तमाम सियासी माहौल में एक बहुत ज़रूरी बात और इस खुसूसी नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी सरवर, साबिक गवर्नर पंजाब। आपके साथ ये एक्सक्लूसिव हमारा इंटरेक्शन होगा इन तमाम बहुत कलीदी मामलात पे और इन तमाम हाल अहवाल में, नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल एज पंजाब की पॉलिटिक्स में। चौधरी सरवर साहब एक बहुत बड़ा नाम है और काफ लीग के बहुत अहम रुकन भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द शो सर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। आप कैसे देखते हैं सर इस मामले को, इस डिलेमा को, क्योंकि अभी तो ऐसा मालूम होता है कि हम एक मज़ीद शायद किसी कशमकश का शिकार हो गए हैं। और मैं एक आपसे बात करने से पहले नवाज शरीफ साहब की भी बात और इसी का जवाब भी फिर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर भी बताइएगा हमें कि क्या जब तमाम तर जो हुकूमत के लोग हैं उन्होंने ये हर दफ़ा पहले भी अभी भी ये कहा था कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, तो क्या ये इम्प्रेशन किसी और की तरफ से लेना गलत होगा कि ये इलेक्शन से खौफ ही है जिस वजह से इस पोस्टपोनमेंट पर खुशी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद? नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था ये सुनिएगा, फिर इसका प्लीज सर जवाब फरमाइए और थोड़ा अपनी भी हमें कोई रहनुमाई दीजिए कि हम इस मामले से, इस कशमकश से कैसे निकले। तुम अंगूठे से डर रहे हो और कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। जी, अब तो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और जब अपोजिशन में थे तो नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो वो ये फरमाते थे। सर चौधरी साहब। जी, ये एक हमारी बदकिस्मती है कि जब हम हुकूमत में रहते हैं तो कुछ और बातें करते हैं, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो फिर हमारी प्रायोरिटीज और होती हैं। पहली बात तो मैं समझता हूँ ये है कि पूरी दुनिया में, मैंने बरतानिया में पॉलिटिक्स की है, मैंने यूरोप की पॉलिटिक्स को गौर से देखा है, तो एक तो वहाँ पर जो
चीज इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से वो मुल्क जो है वो तरक्की कर रहे हैं कि वो अपने ज़ाती मफादात को और जो पार्टी के मफादात हैं वो अपने मुल्क के और मुल्क के जो अवाम के मफादात हैं उनको तरजीह देते हैं। और जब भी कभी मुल्क में मुश्किल सूरत हाल होती है तो चाहे अपोजिशन की तरफ से कोई उनको फेवर देनी पड़े, लेकिन वो मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में अपने मफादात की कुर्बानी दे देते हैं और देखते हैं कि मेरे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। और दूसरी बात, वहां पर जो सियासी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें नहीं हैं, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलोच नहीं है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत को हम उस हद तक ले गए हैं कि जहां पर लोग जो हैं वो डिवाइडेड हैं, इंस्टीट्यूशन जो है डिवाइडेड हैं, सियासी जमातें डिवाइडेड हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इंतशार का शिकार हैं। और मैं समझता हूं कि अपोजिशन और हुकूमत का मिलकर ना बैठना हमारे मुल्क के जो गंभीर मसाइल हैं, और मसाइल मैं एक बात जरूर कहूंगा, इससे शायद किसी को नाराजगी भी हो, जो लोग ये सियासी जंग लड़ रहे हैं, भूख उनका मसला नहीं है, फाका कशी उनका मसला नहीं है, उनका मसला जो है रोटी का नहीं है, उनको दुनिया की हर नेमत जो है वो मयसर है। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो नून के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास दुनिया की हर नेमत पाकिस्तान में भी और मुल्क से बाहर भी मौजूद है। तो मैं और लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम हैं 22 करोड़ 23 करोड़, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास बेरोजगारी है और वो जो है फाका कशियों पर मजबूर हैं। इवन ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान बहुत सी नहीं करोड़ों फैमिलीज ऐसे हैं जो सहरी और अफ्तारी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ये पॉलिटिशियन जो है एक आपस में लड़ाई और गुत्थम गुत्था है। आपने तमाम जमातों का नाम लिया सर, लेकिन आप तो चूंकि अब काफ लीग के एक बहुत अहम रुकन हैं और आपने हाल ही में शमूलियत इख्तियार की है इस जमात में, और ये काफ लीग ये तो एक तरह से हुकूमत का भी हिस्सा है ना, क्योंकि जो एक इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो वाला फैक्शन परवेज इलाही साहब वाला, वो तो अब पीटीआई में अब जम हो गया है। तो अब ये जो काफ लीग है लेड बाय ऑब्वियसली चौधरी शुजात हुसैन साहब, आप लोग अपने आप को क्या हुकूमत का हिस्सा नहीं समझते? और अगर आप हुकूमत का हिस्सा हैं फैक्चुअल, तो आप इनको कहते क्यों नहीं बात तो ये है कि देखिए मेरी अफसोस है, हम पार्टी का हिस्सा जरूर हैं। पहली बात तो यह है कि जो हम पीडीएम में हिस्सा हैं ये मुझसे पहले पार्टी का फैसला है और मैं पार्टी में जमहूरियत का कायल हूं और पार्टी की जो मेजॉरिटी है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो फैसला जो है वो भी करेगी, वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूंगा। लेकिन पार्टी का हिस्सा या पीडीएम का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी हम हर चीज जो जायज है या सही है या गलत है उन पे अंगूठा लगाएं। तो मैं अंगूठा तो जब मैं नून का गवर्नर था तो उस वक्त भी लगाने के लिए तैयार नहीं था, तो अंगूठा तो मैं जब पीटीआई का गवर्नर था उस वक्त भी लगाने का नहीं था। तो आप कैसे अब तवक्को कर सकती हैं कि मैं पीडीएम जो फैसले करेगी मैं उनको बिल्कुल एंडोर्स करूंगा, मैं उन पे अंगूठा लगाऊंगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा और इस बात पे मेरी कंसिस्टेंट पॉलिसी है, वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन चाहे 2 महीने और अर्ली ले आए, इलेक्शन अप्रैल में हो जाए, मई में हो जाए, जून में हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन जो है एक वक्त पे ना होना मुल्क के लिए बेपनाह मसाइल जो है पैदा करेगा। अगर आप 1 महीने पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं, दूसरे महीने खैबर पख्तून में करवाते हैं, फिर सिंध में अलहदा करवाते हैं, फिर बलोचिस्तान में अलहदा करवाते हैं, फिर मरकज में अलहदा करवाते हैं, तो इससे मुल्क की जो सियासी इंतशार है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसमें और इजाफा होगा। तो मैं समझता हूं कि सियासतदानों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए। जी, फिर आप इस फैसले को एंडोर्स कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में एक नहीं, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनको चाहिए था कि ये बुला के अपोजिशन को भी बुलाते, उनको भी बुलाते, और मेरे ख्याल में उनमें भी मेरी तो जितने भी लीडरों से बात हुई है वो तकरीबन तमाम पार्टी के लीडर जो हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं। हाँ, ये जरूर बात है
कि अगर पीटीआई को 2 महीने पहले आप दे देते, ये 2 महीने अप्रैल से डिले कर देते, लेकिन इनको फैसला मिल बैठकर करना चाहिए और कानून और आईन के दायरा इख्तियार में रह के करना चाहिए। अच्छा, मेरा ये मौका। बहुत सही बात है चौधरी सरवर साहब, आपने ये बात भी बिल्कुल सही फरमाई कि आप जिस भी जमात में रहे हैं आपने एक वहां पर सही बात की है, जो आपको लगाए, आपको अपने गट से लगाए कि सही हो, चाहे वो पार्टी से अलग भी एक राय क्यों ना हो, आपने फिर भी अपनी आवाज बुलंद की। तो आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं मिलकर बैठना चाहिए था, हुकूमत कहते हैं कि भाई हम तो इमरान खान साहब को तब भी कहते रहे कि आए हमारे साथ मिलकर बैठे, जब वो गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब भी नहीं बैठते थे, और अब भी हम उनको कहते हैं। आज आजम नजीर तारड़ लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब बैठना चाहते हैं ग्रैंड डायलॉग के लिए तो हम तैयार हैं। आपने चूंकि खान साहब को भी बड़े करीब से देखा है, क्या हुकूमत की ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है? देखिए, मैं तो जब पार्टी में था उस वक्त भी मैं कहता था, अब भी ये कहता हूं कि पार्टी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर देखें, पहले जब भी आपस में नेगोशिएशन होती है तो क्या मुश्किल मसला है कि इमरान खान साहब 3-4 लोगों को नॉमिनेट कर दें, पीडीएम 5-6 लोगों को नॉमिनेट कर दें, वो आपस में मिलके बैठें और इस मुल्क की इकॉनमी के बारे में सोचें, इस मुल्क के गरीब अवाम के बारे में सोचें। लेकिन असल बात जो है, मैं समझता हूं कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को जो लोगों के व्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो पॉपुलर जमात है। उसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी, इमरान की पॉपुलरिटी जो है खान साहब की, वो दूसरों से ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से 6-8 महीने तो मैं फ्लड एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मसरूफ रहा। अल्लाह की मेहरबानी से और डोनर्स की मेहरबानी से हमने तकरीबन 15 अरब रुपए से ज्यादा का चैरिटी वर्क जो है, हुकूमतों से ज्यादा हमने सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और साउथ पंजाब में हमने काम जो है वो चैरिटी का काम जो है किया है। लेकिन मैंने जो मुशावरत 1 साल में की है लोगों से, तो 90% लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर आप इस मुल्क में एक ऐसी जमात बनाना चाहते हैं जो आपके माइंड में है 2013 से, जिसमें कारकुनों की इज्जत हो, जिसमें हल्के के लोग डिसाइड करें, जिस पार्टी में जमहूरियत हो और उसमें कंसेंसस बिल्ड करें और फैसले जो हैं मजाज। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के एज ए लीडर इमरान खान और मेरा जो है पॉलिसी पे एक इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि पीटीआई का हर टिकट जो है वो चाहे नेशनल असेंबली का है, चाहे प्रोविंशियल असेंबली का है, मैं खुद दूंगा। तो मैं एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान और एज ए प्रेसिडेंट पंजाब ये कहता हूं कि मैं टिकट नहीं दूंगा। मेरे हलके के जो वहां के मेंबर्स होंगे, जिस तरीके से बरतानिया में, यूरोप में लोकल तंजीमें फैसला करती हैं कि किसने उनका एमपी बनना है, किसने उसका नेशनल असेंबली मेंबर बनना है, किसका उसका काउंसिलर बनना, तो मैं करूंगा। तो लोगों की अक्सरियत की राय ये थी कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं। अच्छा। और अब जो सर्वे आया है पिछले हफ्ते, उसमें साबित हो गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो इन जमातों पे जो है इत्तफाक नहीं करती। वो कहते हैं कि मुल्क में नई सियासी जमात बनानी चाहिए। इसीलिए ये मैं पिच कर रहा हूं पाकिस्तान के अवाम से कि आप ये समझें कि एक ये नई सियासी जमात बन गई है, अगर ये पुरानी जमात है, लेकिन इंशाल्लाह इस जमात में हम इसको जमहूरी बनाएंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली, कैन यू इमेजिन किसी जमहूरी मुल्क में मुझे बता दें जहां पर शैडो कैबिनेट ना हो। जिन जमातों के बहुत बड़ी असेंबली में 1 दर्जन से कम भी मेंबर होते हैं, वो भी शैडो कैबिनेट बनाते हैं। और मैं 10 साल से जब से पाकिस्तान आ रहा हूं, सब जमातों से कहता हूं कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से इक्तदार से पहुंच जाएं। हम शैडो कैबिनेट नहीं बनाते पूरी दुनिया में। उनको मैं एक मिसाल देता हूं। मुझे ये बताएं कि पंजाब के लोग अगर वोट इलेक्शन दे रहे होंगे, किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर होगा, कौन होगा। किसी को नहीं पता कि तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मैं अपनी मिसाल देता हूं। अगर मुझे ये पता होता कि मेरी एक सेकंड मुझे बात कर, अगर मुझे ये पता होता कि तहरीक इंसाफ का जो चीफ मिनिस्टर है
वो उस्मान बुज़दार को होना है तो मैं पार्टी में शामिल होने से पहले 10 बार सोचता और पंजाब के अवाम भी 10 बार पहले सोचते। तो अब भी मैं ये चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को ये डिमांड करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से कि भाई हम आप पार्टियों को वोट दे रहे हैं, हमें ये तो बताएं आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, ताकि जब लोग वोट दें तो उनको पता हो कि किस क्षेत्र में हम पर हुकूमत करनी है, क्या उसको है। आप ये कह रहे हैं कि ये पता होगा और ये बहुत सही बात है, लेजिटिमेट बात है कि अवाम को पता होना चाहिए कि हमें इसके बाद किस तरह की किस तर्ज की गवर्नमेंट मिलेगी अगर ये पार्टी इक्तिदार में आ जाती है। तो फिर सर आपने जाहिर है बतौर मिसाल, ये बहुत दिलचस्प बात है, आपने उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल इस्तेमाल की। आपने चूंकि इनके साथ बड़ा करीबी तौर पर काम किया है एज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, अभी जो ज्यादातर इल्जामात हैं पीटीआई पर वो हैं भी पंजाब से ओरिजिनेट हुए हुए कि जी वहाँ एक नेक्सस चलता था और वो एहसन जमील गुज्जर थे और फरा साहिबा थी और साथ उस्मान बुज़दार साहब उनके उस पे थे। ये इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सदाकत है और क्या इनमें से कितनी बातें हैं जो आपने फर्स्ट हैंड वाकईतन देखी हैं एज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस जब ये तमाम चीजें, ये सेटअप था इन प्लेस? देखिए बात यह है कि मैं इंडिविजुअल्स पे नहीं जाता। मैं समझता हूं कि हसन गुज्जर की भी बात होती है, मानका फैमिली की भी बात होती है, बुज़दार साहब की भी बात होती है, फरागोगी की भी बात होती है, लेकिन मैं इसे आगे जाना चाहता हूं। मैं इसे आगे इस तरीके से जाना चाहता हूं कि जब मैं पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त हमारा जो कमीशन था, हमारा नहीं, जो लोग कमीशन लेते थे अदारों वाले जो हैं और जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन, वो 10 से 15% होता था। सही। लेकिन देखते देखते वो 55% पे चला गया। मुझे ये बताएं कि 2000 अरब रुपया बजट था, डेवलपमेंट बजट, जो 4 सालों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब का, और मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे 800 अरब रुपया दे देते तो मैं पूरे पंजाब में पीने का साफ पानी दे देता, मैं सड़कें जो पूरे पंजाब में टूटी फूटी पड़ी हैं उनको रिपेयर कर देता। मैंने, आप जाएं तो सही बाहर आप गांव के इलाकों में आप मोटरवे से निकलें, सड़कें टूटी फूटी हैं, हर तरफ दोनों सड़कें गंदगी पड़ी है, पानी जो है हर जगह, हर टाउन में, हर म्यूनिसिपल में गंदे पानी खड़ा है। तो ये पैसा कहां गया है, कहां लगा है, इससे कोई बात नहीं करता, अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं करता, गुड गवर्नेंस की कोई बात नहीं करता। बस इन जमातों के सब के इंटरेस्ट में है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, गालियां दें ताकि लोग इनकी अकाउंटेबिलिटी ना करें। अच्छा, एक और बात की जाती है चौधरी साहब, आपसे बड़ा एक ये ओपन सा सवाल है, मैं आपसे खुल के पूछती हूँ। आप ये बताइएगा, आपने इसके ऊपर बड़े मुहतात अल्फाज में कहा कि ये चीजें थीं और आपने कहा कि ये इतना भारी भरकम बजट जगह पे लगा होता तो ये चीजें ना होती। ये बताइएगा सर, एक चीज हम तब ये सुनते थे कि पीएमएलएन वाले फिर भी खुश हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये लोग जो हैं ये पीएमएलएन के ये तमाम तर खुश हैं क्योंकि एक रिलेशनशिप भी था, एक रिश्तेदारी भी थी इस फैमिली से, पीएमएलएन के एक एमपीए की, पंजाब के एमपीए की। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि एक आपस में एक इम्प्लिसिट सी अंडरस्टैंडिंग भी थी दो जमातों में? देखें, दो जमातों में अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पीएमएल जो है नून वाले जो हैं बुज़दार पे बिल्कुल खुश थे, इसलिए कि उनके मकासद पूरे हो रहे थे, सारे बाई इलेक्शन वो हार रहे थे। अगर वो स्ट्रांग कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पर होता तो फिर नून के लिए मुश्किलात में इजाफा होता। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था उस वक्त तो मैं गवर्नर नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 30 वोट थे, तो मैंने अपोजिशन में होते हुए भी 48 वोट लिए थे। तो आप अंदाजा करें कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि हम ये कहते थे, हमारे मंशूर का हिस्सा था कि हम अपने एमएनए एमपीओज को तरक्याती बजट नहीं देंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो बादशाह नहीं होगा कि जहां चाहे पैसे वो लगा दे। लेकिन हमने वही काम किए जो एग्जैक्टली नून वाले करते थे। हमने एमएनए को भी बजट दिया, हमने एमपीएस को भी बजट दिया, और हम इस बात पे नून वालों को ताने देते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि वो पैसा सारा लाहौर में लगाते हैं। भाई लाहौर तो फिर भी कैपिटल है, वो उसका जो है पूरा पंजाब के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन आप ये उठाकर देखें कि जो पंजाब का बजट था वो तौंसा शरीफ में कितना लगा है, वो गुजरात में कितना लगा है, और वो मियाँ वाली में कितना लगा है। तो ये सारी चीजें जो हैं
मैं समझता हूं कि जब हमने फैसले करने हैं तो फिर हमें फैसले ये करने पड़ेंगे। गुजरात में लगा मैं था आपको तो फिर कहता हूं कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें पहली तो बात यह है कि चाहे जब आप इक्तदार में आ जाते हैं तो आप जो अपोजिशन के एमएनए एमपीएस को जो वोट दिए हैं आप उनके हक से उनको महरूम नहीं करते। सर एक जुमला मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये जो आबे पाक अथॉरिटी है जो मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हैं, नून के लोगों से पूछ लें, पीपल्स पार्टी, मैंने कोई फर्क किया है कि ये चूंकि ये नून के लोगों को वोट दिया इसने मैं वहां पर कोई आपने मायने फेस बात किया, आपने हल्के बता दिए कि गुजरात और मैंने बिला जो है तफरीक जो लोग डिजर्व करते थे वहां पर मैंने पानी दिया जहां सबसे ज्यादा जरूरत। अच्छा चौधरी साहब एक जुमला फरमा दें आपकी जमात के हवाले से। काफ लीग को कहा जाता है हमेशा से किंग मेकर्स पार्टी, यानी जो भी हुकूमत जिसने बनानी होती है उनके साथ एक इत्तेहाद हो जाता है काफ लीग का, और वो किंग मेकर्स पार्टी होती है विच इज नॉट डायरेक्टली रूलिंग। क्या ये जो एक इंप्रेशन है पीएमएलक्यू का इस नई तब्दीली के बाद कि चौधरी परवेज इलाही वहां चले गए और अब आप एक बहुत अहम सरगर्म रुकन बनकर आप इस जमात में आए हैं, क्या ये किंग मेकर्स पार्टी होने का लेबल हटेगा काफ लीग पर से सर? देखें जी, मैं आपको ये बात बिल्कुल यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान के मजदूरों को, पाकिस्तान के किसानों को कि ये पार्टी उनके मफादात की जंग लड़ेगी। ये पार्टी जो 5% प्रिविलेज लोग हैं उनके साथ नहीं खड़ी होगी, ये पार्टी मजलूम के साथ खड़ी होगी, ये पार्टी जिस पे जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ी होगी, ये पार्टी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ खड़ी होगी, ये पार्टी किसानों के साथ खड़ी होगी, और ये पार्टी एक जमहूरी पार्टी होगी, जमहूरी तरीके से फैसले करेंगे और हम अपने फैसले खुद करेंगे। इस पार्टी का साइज भी बढ़ेगा ये इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं जी, मैं तो अपील कर रहा हूं तमाम मासद से कि जो लोग चाहते हैं कि हमने पॉलिटिक्स को सिर्फ 1000 खानदानों से निकालकर 22 करोड़ अवाम को देना है तो वो मेरी पार्टी में आए, हमारी पार्टी में आए, इंशाल्लाह हम उनकी तवक्कात पे पूरे उतरेंगे। राइट सर, वेरी थैंकफुल टू यू, बहुत शुक्रिया, आपने अपना खुसूसी वक्त दिया और ये बहुत एक जरूरी बातें थी जो हमें आपसे पता चली, कुछ माजी की और कुछ फ्यूचरिस्टिक भी। इस वक्त के लिए इस सेगमेंट की तरफ से इतना ही। अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कीजिएगा, मच नीडेड टॉक ऑन द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव, खास तौर पर ये जो पोस्टपोनमेंट ऑफ द इलेक्शन है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इसी पूरे मामले पर और ख़ास तौर पर जो एक ख़तरा है, खदशा है, एक फियर है कि अभी तक तो ये अपोजिशन और हुकूमत में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस वक्त हम इस स्टेट ऑफ अफेयर्स से जूझ रहे हैं। इलेक्शंस पोस्टपोन होने के बाद इस पूरे डिलेमा में और इस पूरे एक दलदल में, क्वागमायर में मजीद इजाफा होगा। इस खदशे के ऊपर गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव जानते हैं, गिवन द स्टार्किंग क्रिटिसिज्म जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ द डे के गठजोड़ पर। वी आर जॉइंड बाय नन अदर देन कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं फॉर कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान, CEC मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, एंड ऑब्वियसली अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन जिनके साथ हम ये तमाम तर बातें रेलिवेंटली कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो सर। मैं आपसे बात का आगाज़ करने से पहले सर, आपके पुराने कुछ क्लिप्स और कुछ बयानात जब आपने PTI को कहा था कि किस तरह से वो अगर 2 असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे तो हिम्मत है तो करें, और फिर आप बताएं हम आपको इलेक्शंस फौरी करके दिखाते हैं, दरअसल ये भाग रहे हैं मैदान में। तो विद योर कंसेंट सर ये प्लीज सुनिएगा तब के बयानात और फिर आज के हालात पर इनके ऊपर तबसरा फरमाइएगा। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और KPK को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और KPK असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें KPK हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें GB की असेंबली, तोड़ें AJK की असेंबली, खत्म बात।
जी कायरा साहब, आपने सुना ये 7 रहनुमाओं की, गवर्नमेंट के बड़े की मेंबर्स की जो ये पुराने शॉट्स हैं, ये काफ़ी चैनल्स पर चल रहे हैं, आपने सुने भी होंगे। खोसा साहब और फैसल करीम कुंडी, ये 2 पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिन्होंने सेम बात की थी कि जी इलेक्शंस चाहते हैं, इसका शॉर्टकट यही है। पाकिस्तान के जो इस वक्त हुकूमत है, इसके इत्तेहादियों के मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ जमातों से, वो PTI को कहते रहे कि जी आप सूबाई असम्बलियाँ जो है डिज़ाल्व करें। पहली बात तो यह है कि ये इस नैरेटिव को माजी में खड़े हुए कि किसने क्या कहा और किसने क्या किया, इसकी बुनियाद पे अगर हम मुस्तकबिल के फैसले करने लगे तो शायद पॉसिबल ना हो। दूसरा ये होता है कि सियासी बयानिए में हम बाज़ औक़ात तल्ख़ बातें, मफरूज़ों पे मबनी बातें करते रहते हैं। खान साहब अभी भी कर रहे हैं, आज इस जहान में भी खड़े कर रहे हैं। वो तो खड़े होकर कभी 35 पेंशनों का जिक्र करते हैं, कभी अमरीकी बयानिए के ऊपर आ जाते हैं, कभी साइफर आ जाता है, कभी साजिश आ जाती है। आजकल वो खुद को कत्ल कर देने के मंसूबों के बारे में कर रहे हैं कि मुझे कत्ल के खतरे। तो इस तरह की बातें चलती रहती है। सवाल यह है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने डिले कर दिए हैं करेक्ट पंजाब के, और इसके ऊपर एक बहस है कि ये आईनी वाइड हो गया है और आइन का तकाजा पूरा नहीं हो रहा, और अदालत का भी फैसला है। ये दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि आइन का तकाजा है और अदालत का फैसला है, उस पर अमल दरामद होना है। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो अपने तय इलेक्शन करा सके। उसको इलेक्शन के इनेकाद में अफवाज पाकिस्तान की खास सूरत हाल को देखते हुए अफवाज पाकिस्तान की मदद होती है कि जो आईनी तकाजा इंतखाबात का है, उसके साथ उसी क्लास में एक और सब क्लास भी है कि आपने आइन के तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं। उसके लिए जब तक फौज का डिप्लॉयमेंट नहीं होती, हमारे मुल्क में कभी भी इंतखाबात जो है वो पीसफुल भी नहीं हुए और फेयर भी नहीं हुए। सही सवाल फिर भी उठते रहे। लेकिन दूसरा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसे लेने होते हैं। तीसरा है सूबाई हुकूमतें जहां इलेक्शन होने हैं, उन हुकूमतों के अमले के जरिए, यानी वो टीचर्स हैं, वो बैंकर्स हैं, वो मुख्तलिफ महकमों के लोग हैं। और चौथा है कि आपने अदलिया से प्रिजाइडिंग अफसर नहीं, रिटर्निंग अफसर लेने हैं। अब जरा गौर कीजिए, इलेक्शन कमीशन इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अफवाज पाकिस्तान को कहता है कि मुझे आप मामला दीजिए, करेक्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहता है मुझे पैसे दीजिए, अदलिया को कहता है मुझे रिटर्निंग अफसर दीजिए, और पंजाब हुकूमत को कहता है कि मुझे डिप्लॉयमेंट के लिए जो फील्ड स्टाफ है वो दीजिए। अब उनके जवाब अलग अलग देख लीजिए। फिर इस सवाल पे आ जाते हैं कि अब क्या है। फौज कहती है कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन भी ऐसी है, हमारी डिप्लॉयमेंट बड़ी हैवी हुई है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मरदमशुमारी का अमल है, हर टीम के साथ फौज के लोग मौजूद हैं और बहुत बड़े लेवल पे डिप्लॉयमेंट है। इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे, बड़ा सूबा का इलेक्शन है, 2 सूबों का, इन सूबों के अंदर इलेक्शन में हम पोलिंग स्टेशनों पे फौज के जवान तैनात करने की पोजीशन में नहीं है। हमारे पास फोर्स नहीं है। 30 अप्रैल तक मर्दमशुमारी होनी है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, को बहाना नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी कुछ फोर्स दे सकेंगे जो रैपिड रिस्पांस के तौर पर रह सकेगी, पोलिंग स्टेशन पे नहीं। दूसरी तरफ आ जाइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हमने आपको कुछ पैसे दे हैं, पहले 45 अरब मांगे थे, फिर 55 अरब हुए, फिर 60 अरब हुए, अब शायद इससे भी ज्यादा हो जाए। करेक्ट। कि भाई मुल्क में इस वक्त पाक मिनिस्ट्री कहती है कि पैसे इतने नहीं हैं, कुछ पैसे कम कर लें। उन्होंने भी माजरत कर ली एक तरह की। और जो सूबाई और जो अदलिया है, अदलिया ने कहा कि हमारे पास रिटर्निंग अफसर लगाने के लिए अफसर नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन, फौज, अदलिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारे एक तरफ खड़े हैं। अब चौथा फैक्टर है पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत कहती है कि फौज के साथ हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी है और हमारे टीचर्स या दीगर महकमों के लोग भी हर गली, हर करिया, हर जगह पे ये अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। इसके लिए इलेक्शन के लिए ये लोग अवेलेबल नहीं। मैं अगर आपसे पूछ सकूं, ये सारी बातें अपनी जगह अगर जी आपने सारे फैक्टर्स गिनवाए सर। मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि क्या ये गारंटी है कि 8 अक्टूबर को ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? चले सेंसस तो हो जाएगा ना, मर्दमशुमारी का मरहला मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन क्या सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो जाएगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो फंड्स नहीं है, अभी तक IMF आपके साथ अग्रीमेंट करने को मान नहीं रहा,
8 अक्टूबर को क्या गारंटी है सर कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं, फंड आ मैं तो जाएंगे? मुना देखिए, मैं उसी सवाल पे आने लगा था जी, मैं आपका इसी सवाल को एड्रेस करने लगा था। अर्ज ये है, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, मुझे आ रही है। हाँ। देखिए, सवाल ये है कि 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। एक रिक्वायरमेंट है एनईसी में, इमरान खान साहब ने खुद सारी जमातों को बिठा के, सारे सूबों को बिठा के ये फैसला किया था कि मुल्क के अंदर अगले इंतखाबात जो हैं वो आपने मर्दमशुमारी नहीं है। फाटा वाले कहते हैं हमसे पहले जाती हुई, हमारी सीटें ज्यादा थी, आपने कम कर दिया, मर्दमशुमारी के बगैर कर रहे हैं, हमारी सीटें और कम हो जाएंगी। सिंध वालों का एक और एतराज है कि हम नई मर्दमशुमारी के तहत जाना चाहते हैं। उन्हीं के लिए इस दोनों को एड्रेस करते हुए कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर खान साहब ने फैसला किया था। अब तीसरा यह है कि अगर आप आज ये इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पे कराते हैं और बाकी 2 सूबों का और मरकज का इलेक्शन आप नई मर्दमशुमारी और नई हल्काबंदियों से कराते हैं, जी जी, तो ये एक अजीब कंफ्यूजन होगा। और जो मसला आप इन इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो वो तो नहीं, बल्कि ये तो और अनरेस्ट बढ़ जाएगी। तो सवाल ये है कि जो फौज कह रही है, क्या ये बात दुरुस्त है कि उनके लोग इलेक्शन की सपोर्ट कर रहे हैं मर्दमशुमारी में? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये सूरत हाल है? क्या अदलिया ने ऐसे कहा है? अगर ये कहा है तो इलेक्शन कमीशन और क्या करे कि इनकी डिप्लॉयमेंट के बगैर, इनकी सपोर्ट के बगैर वो इलेक्शन कैसे निकाल करा पाएगा? तो गोया ये सर, ये जो आइन शिकनी वाली बात है, ये कहीं हाँ आइन शिकनी का मुर्तकिब कोई नहीं होगा ये सब करके। उस पे आने लगूंगा। जी जी प्लीज। अब एक है कि जी आइन का तकाजा ये है, आइन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ये वाज़ेह है, लेकिन उसी आइन की रिक्वायरमेंट और भी है और उसी क्लास के अंदर है कि आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है। फौज के बगैर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करा सकते। आपको पैसे चाहिए, इमीडिएटली पैसे अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई इससे आधे पैसे ऑलरेडी देने हैं। हम तो बहुत बेशुमार चीजें कट कर रहे हैं ना। हम तो इस वक्त बैठे हुए हैं कि कोई नए अखराजात, नई डेवलपमेंट भी बंद करके बैठे हैं कि किसी तरह से IMF का मुआहदा हो जाए और पाकिस्तान इस गर्दाब से निकल सके। अब आप एक नए खर्चे की तरफ जा रहे हैं। चौथा ये इशू है कि सूबाई हुकूमत के लोग भी नहीं है, वो भी अब डिप्लॉयमेंट में है। अब अर्ज ये है कि उस वक्त तक ये सारी जवाज नहीं होंगे। मैं आपके सवाल को अगर मान भी लूं कि कल फिर बदनीति होगी, उस बदनीति की बुनियाद पे फिर इलेक्शन डिले होगा, नहीं होगा। इसलिए कि एक जनरल बात हम सारे लोग कह रहे थे कि भाई किसी तरह कोशिश करके ये इलेक्शन एक वक्त हो जाना चाहिए। इलेक्शन आइन के तकाजे जरूर हैं। आइन पाकिस्तान को कंसोलिडेट और बेहतर करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के अंदर वो आइन ये भी कहता है कि अगर कोई जरूरी और मजबूरी के तहत, कौमी जरूरत के तहत कोई ऐसा फैसला जो पीपल्स पार्टी के कहने पे ना हो, जो मुस्लिम लीग के कहने पे ना हो, जो PTI के कहने पे ना हो, जो किसी एक जमात या हुकूमत के कहने पे, बल्कि उस पे कंसेंसस हो जाए, सब लोग उसको समझे कि हाँ ऐसे हालात हैं। तो सर कंसेंसस, अगर आप कायरा साहब मेरा एडजस्टमेंट करते हैं तो वो आइन की वायलेशन नहीं होगी, ये आइन कहता है। जी कायरा साहब, आप एक माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल एक आप पॉलिटिशियन है। मैं आपसे अगर अर्ज करूं, आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो इजलास अभी हाल ही में हुआ है जिसमें वजीर आजम ने जो चेयर किया है, DGI भी वहां मौजूद थे और आप भी वहां मौजूद थे, वहां पर तो हमारे सुनने में ये आ रहा है कि ये बात हो रही है कि PTI को कलअदम तंजीम एक उनको करार दे दिया जाए। मरियम नवाज साहिबा कई मरतबा ये वाली बात कर चुकी हैं। ये बात यहीं से आगे बढ़ाते हैं, बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से बात को शुरू करते हैं दोबारा। अच्छा कायरा साहब, आपने कंसेंसस की बात की। आप माशाल्लाह एक बड़े दाना पॉलिटिशियन है, हमेशा से आप एक लॉजिकल रैशनल की बात करते आए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कंसेंसस हो सर, PTI कहते हैं कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, उल्टा ये कि आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर स्टेट ने लगा दिया है हमें क्रश करने में। और साथ ये कहा जा रहा है जो इजलास हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले, जिसमें DGI भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, उसमें सुनने में ये आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ भी आप तमाम के जहनों में है कि PTI को कोई कलअदम तंजीम करार दे दिया जाए। मरियम नवाज साहिबा भी ये वाली बात कर चुकी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो कंसेंसस की बात, दूसरी तरफ उन्हीं के साथ आप कह रहे हैं जी ये तो दहशतगर्द तंजीम है? देखिए मुन्ना, पाकिस्तान की जो जरूरतें हैं ना, उनको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। याद कीजिए इमरान खान साहब का दौर था, हमारे खिलाफ
पर्चे थे, हमारी क़यादतें जेलों में थी। ईद वाले दिन हमारी खवातीन को उठा उठा के जेलों में फेंका जा रहा था। मुस्लिम लीग की क़यादत भी जेलों में थी, जरदारी साहब से लेके बाकी सारे लोग 2-2 ढाई साल तक जेलों में रहे और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वजह के। लेकिन जब भी पाकिस्तान को इशू आया और उस वक्त एपीसीज हुई तो हमने उससे इनकार तो नहीं किया। हमने ये तो नहीं कहा जब हमारे साथ जाती हो रही है हम यहाँ आके बैठेंगे। वो कौमी असम्बली थी या कौमी असम्बली के बाहर, वो जहां जहां उस वक्त पाकिस्तान को कश्मीर पॉलिसी या अफगानिस्तान पॉलिसी के ऊपर या नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग्स हुई, इमरान खान उन मीटिंगों में नहीं आए बीइंग सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, हम तो उसमें भी गए। तो अर्ज यह है कि हम तो इससे इनकार नहीं कर रहे। अब यह है कि उनके खिलाफ जो केसेस बने हैं वो केसेस अपनी जगह, उनको हैंडल होना चाहिए, उनको अदालतों ने रिलीज दिया हुआ है। ये जो आप कह रही है ना इसके ऊपर पाबंदी लग जाए, कोई ऐसी बहस नहीं है, मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ। लेकिन फर्ज करें कि इस आर्गुमेंट में कोई जान, फर्ज करें तो क्या इस मुल्क के अंदर कोई अदालत नहीं बैठी? क्या लोग मान, क्या जमातों की लग के बातें खत्म हो जाती? पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी थी, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली थी, फिर क्या हो गया था? तो क्या इससे मसलों के हल निकलते हैं? ये जो मफरूजे हैं, इन मफरूजों को गौर कीजिए ना। ये तो एक लोग इंटरनेशनल अट्रैक्शन खींचने के लिए कि मुझे कत्ल किया जा रहा है, मेरे इरादे बन गए हैं, पुलिस तैयार हो गई है। भाई इस मुल्क के अंदर जब तक लोग किसी जमात को मुस्तरद ना करें, मियरली क्या होगा? आपने एक जमात को पाबंदी लगा दी, वो जमात किसी और नाम से रजिस्टर हो जाएगी, यही लोग उसमें आके बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ये बात आपकी सही है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल पर रख जाए, नहीं हम कर चुके हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें, नहीं मुन्ना एक मिनट, ये बात याद रखिए, मैं नहीं कह रहा, मैं आपके इस मफरूजे को बहस के लिए कह रहा हूँ कि फर्ज करें ऐसा हो जाता है जी जी, तो फिर क्या होगा? हमारे खिलाफ हुआ था पीपल्स पार्टी, जाओ लगने को बंद, तो फिर क्या हो जाएगा? तो ये इसमें कोई जान नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये बात के माजी में किसने क्या कहा, आज किसने क्या कहा, पर्चे दिए के माजी में खड़े होकर मुस्तकबिल के फैसले नहीं हो सकते, उन तलखियों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सही बात है। आज आइन का तकाजा है, अदालत का फैसला है, पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए सबको सोचना है। खान साहब को भी आगे घोड़े से नीचे उतरना है और कोई मिडल वे निकालना है। पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन हो जाए, हमारी कोशिश थी कि असेंबलियां, आपको याद होगा आपने लीडरों के बयान चला दिए, आपने बिलावल साहब का बयान नहीं चलाया। बिलावल साहब ने एक बयान बड़ा जोरदार दिया, कई दफा उन्होंने कहा ये, और उन्होंने कहा कि हम अर्ली इलेक्शन को अपोज कर रहे हैं, जी बिल्कुल, हम इनको असेंबली डिसॉल्व नहीं करने देंगे, लेकिन हम डिलेड इलेक्शन के भी खिलाफ है। हम डिलेड इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं करेंगे, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर हम अर्ली इलेक्शन नहीं के खिलाफ हैं तो हम डिलेड इलेक्शन के भी खिलाफ हैं। तो कोई ऐसी सूरत नहीं है। हाँ, उस वक्त तक पाकिस्तान का IMF से मुआहदा हो जाएगा, इकोनॉमी की सूरत बेहतर होगी कंपैरेटिवली, उस वक्त तक सेंसस हो जाएगा, फौज अवेलेबल होगी, सेंसस हो जाएगा, हमारे पास सूबाई अमले अवेलेबल होंगे, तो पॉसिबल है। और इसी तरह बाकी आपने एक सेफ आपने एनालिसिस किया है कि 8 अक्टूबर तक हमारी कोई हालात हमारे कदरन बेहतर होंगे। लेकिन कायरा साहब, फिर इसकी बिस्मिल्लाह की जाए। आप बतौर गवर्नमेंट, चूंकि जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली में वो आपके हैं, PTI वाले उनके शाह महमूद कुरैशी बनना चाहते हैं अपोजिशन लीडर, उन्होंने पहले ही वो दे रखा है, तो आप उनको अपोजिशन लीडर बनने दें फिर। अच्छा मुन्ना, ये बात कि उसका एक ऑलरेडी कजिया चल रहा है, उसको बनने में मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, मैं हुकूमत में जरूर बैठा हूँ लेकिन असेंबली में नहीं। मसला ये है मुन्ना कि वो असेंबली में आ जाएं तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएं, क्योंकि इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, ये अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे तो ये अपनी मर्जी की बना देंगे, हमारी मर्जी की बना देंगे। यही है ना तहफ़्फ़ुज़? बिल्कुल यही मसला है, यही तहफ़्फ़ुज़ है ना, यही तहफ़्फ़ुज़ है। अच्छा, अगर फर्ज करें आज असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और हम अगले 2 महीने में इलेक्शन कराना चाहते हैं, अगले महीने में असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर यही बैठ के बनाएंगे ना केयर टेकर, तो फिर क्या करेंगे? यही एक्चुअली प्रॉब्लम है। सारी बातों को जरा खोल के देखिए, किस बातों में सदाकत है क्या? ये बात सही है आपकी कायरा साहब, लेकिन मैं आपके आर्गुमेंट के साथ चल रही हूँ। सही, आपने बड़ी सही बात की है, आपने एनालॉजी लगाई है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्गुमेंट देते हैं मुन्ना, ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है ना, इस आर्गुमेंट के अंदर वजन देखिए, वजन नहीं है। आई गॉट योर पॉइंट। आर्गुमेंट बेसलेस आर्गुमेंट है, जवाज है ऐसे। मेरा आपसे ये अर्ज है कि अगर तो आपकी बात हम सही व्हाट शुड बी डन, देखिए मैं आपको वन लाइनर कह रहा हूँ, जी जी, मैं आपको सादा सा जवाब देता हूँ। मेरा नटशेल ये है कि इस मुल्क के अंदर एक दिन इंतखाब हो, अदालत को भी इसका रास्ता निकालना चाहिए, जमातें इस पे बैठ जाएं,
अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है नई मर्दमशुमारी के तहत, एक मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां करके और इस तारीख को इलेक्शन हो सकते हैं, इस तारीख पे सारे इत्तेफाक करें, आगे जाने का कोई सबब ना हो, और इसके ऊपर सारे सूबों को भी ऑन बोर्ड कर ले, आप फाटा को भी ऑन बोर्ड कर ले, सबके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करें और मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां करा के ये 8 वाला या अक्टूबर में इलेक्शन करा लें, उससे पहले 10 दिन करा लें, तो ये पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाएगा। ये अगर 30 वाला इलेक्शन हो जाता, मैं आज आपको एक तहफ़्फ़ुज़ बताता हूँ अपना, ये इलेक्शन हो जाता, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, तो जो हमारा सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इलेक्शन से स्टेबिलिटी आ जाए, सियासी अदम इस्तेकाम आ जाए, तो क्या ये इलेक्शन इस्तेकाम लाता या अदम इस्तेकाम लाता? मरकज में हम बैठे होते, 2 सूबों में हम बैठे होते, सूबों में ये किसी और की हुकूमत आ जाती, तो क्या होता? एक और सिनेरियो भी तो हो सकता है सर, एक और सब तो मानेंगे नहीं। एक और सिनेरियो हो सकता है, कल ही सुप्रीम कोर्ट, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो मानेंगे नहीं, हाँ वो तो मानेंगे नहीं, जी यू आर राइट, बट कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल ये भी रिमार्क दिए एक और केस सुनते हुए कि अगर उन्हें लगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, या जो ये ऑडियोज वगैरह आ रही हैं जजेस की, इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया। आपको पता है PMLN तो इस बारे में कई मरतबा मरियम नवाज साहिबा जलसों में चला चुकी हैं सिटिंग जजेस की तस्वीर, तो अगर कोई कोर्ट की तरफ से कोई इसके ऊपर रिएक्शन आता है, तो आर यू प्रिपेयर्ड एज द सिटिंग मिनिस्टर एंड अ वेरी की मेंबर, पिविटल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट, आर यू प्रिपेयर्ड कि अगर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिएक्शन आए तो? मुना, मेरा ख्याल है, मुझे बड़ी एहतराम है जजेस का, बड़ा मुझे इख्तलाफी बहुत सारे हैं, बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी बातों का मैं गवाह भी हूँ, हाँ। और मैं उसको नाकद भी हूँ मुझे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदलिया हमारा एक बड़ा पिवटल इदारा है, उसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, इस माशरे को चलाना मुमकिन नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से बड़े अदब से गुजारिश है कि आप प्रिएम्प्टिव गुफ्तगू ना करें। पहले तो जजेस को बोलना ही कम चाहिए, और सियासी मामला में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और अगर कहीं आप समझते हैं कि कोई गलती हुई है, कोई ज्यादती हुई है, आपके पास लोग आ जाएंगे, व्हाई टू गिव अ स्टेटमेंट? क्यों आप अपने आप को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं? आपके पहले लोगों ने जो कुछ किया, क्या वो नेकनामी मिली उनको? आज पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग उनको अच्छा कह रहे होंगे, बहुत बड़े लोग तो उनको बुरा कह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? जैसे PMLN के जो अरकान थे, वो क्या ये जुडिशियल स्टाइल है? निसार साहब की फोटोज लेकर कल आए हुए थे असेंबली। मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, जो जो कुछ हो रहा है उनके साथ जो जो कुछ हुआ वो अपने दुख पीट रहे होंगे ना, मेरे साथ जो कुछ मैं उसका करूंगा। लेकिन आज अगर जज साहब या जज साहिबान अपनी कोर्ट्स में बैठे कोई और केस सुनते हुए दरमियान में एक रास्ता देंगे, कैसा हुआ तो हम ये करेंगे, ये क्या सवाल हुआ? कोर्ट ऑफ लॉ में तो इस तरह सवाल नहीं होते ना इफ्स एंड बट्स के साथ, इफ इट हैपेंस आई विल डू दिस, नो। आपके पास केस आ जाएगा, आप सुनिए, आप उसके मुताबिक फैसला कीजिए। मेरी गुजारिश है कि अदलिया को भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए, दायरा कार के अंदर रहते हुए बातें करनी चाहिए। आपके प्रेडिसेसर ने बाहर निकल के खेला, अपने दायरा कार से नुकसान हुआ, सियासतदानों ने खेला, नुकसान हुआ, फौज ने खेला, नुकसान हुआ, बाकी दारों ने खेला, नुकसान हुआ। खुदा के लिए सबको बशमूल सियासतदानों के अपनी जिम्मेदारियों के अंदर रहना चाहिए और पाकिस्तान के मफाद को माजी में खड़े होकर ना देखें। आज जो हालात हैं इससे आगे निकलने का रास्ता देखें, और जिससे स्टेबिलिटी आने का निस्बतन इम्कान हो, वो रास्ता क्या है? वो इत्तेफाक राय से एक डेट पे इलेक्शन है, नई मर्दमशुमारी करा के, वरना इस इलेक्शन को अगर फाटा वाले ना माने फिर क्या करेंगे? अगर उसको सिंध ना माना क्या करेंगे? एक जुमला उसके ना माना क्या करेंगे? बहुत सही बात है, ये तमाम खदशात बड़े लेजिटिमेट हैं, जायज हैं, वाजिब हैं। ये बताइएगा कायरा साहब, एक जुमला इस बात पे कि अगर अदलिया इस बात पे परसिस्टेंट रही कि 30 को इलेक्शंस कराएं जो आपने पहले डेट दी है, फिर देखिए, फिर उसके लिए ये भी है कि इलेक्शन कराने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो कैसे होगी। तो मेरा ख्याल है अदलिया भी जो फैसले हैं वो देती है, या वो देने चाहिए, देते भी वैसे जज साहिबान बड़े समझदार लोग होते हैं, यकीनन वो बड़े ठंडे दिमाग से फैसले करते हैं। जहां हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ दूसरी बातें भी हैं, तो उनको देखना होगा कि क्या ये काबिल अमल सूरत हाल है, क्या फौज फारग बैठी है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते तो जरूर फौज को कहें। अगर पंजाब गवर्नमेंट के पास हमला बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि नहीं, या फिर ये कहें कि मर्दमशुमारी को छोड़ो, पहले ये काम कराओ, या फिर कोई तो आपको रास्ता देना पड़ेगा ना। आपने वाइड में फैसला नहीं देना, एक इम्प्लीमेंटेबल, मैं तो रास्ता बता रहा हूँ कि ये मर्दमशुमारी खत्म हो जाने दें, ये अमले भी अवेलेबल होंगे, मर्दम जो हमारा मैं सर एक आपसे भी अर्ज है, सिर्फ हाँ, एक बड़ी लेजिटिमेट ये बात है, सिर्फ इतना और फरमा दें कि फिर निगरान हुकूमत को आप लोग किस तरह से तौसी देंगे? निगरान हुकूमत के लिए भी मुना एक बात याद रखिए, मैंने पहले कहा ना कि आइन के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, हम सिर्फ अपनी मतलब की चीजें पढ़ते हैं।
2008 में 2007 में जो बलोचिस्तान उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त की सरहद असेंबली थी जो डिसॉल्व हुई, वो उस वक्त दुरानी साहब थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने मुकर्ररा मुद्दत से 1.5 महीना पहले असेंबली डिसॉल्व की थी और बाकी असेंबलियां आगे मुद्दत पे डिसॉल्व हुई थी। फिर इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, कंक्लूड होने को था तो बीबी शहीद हो गई, फिर इलेक्शन 1.5 महीना डिले हो गया। तो वहां की हुकूमत कोई 5.5-6 महीने चली थी। ये ऑलरेडी हमारे पास पाकिस्तान के आईन कानून में ये प्रैक्टिस हो चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। सही है, ये आपने प्रेसिडेंट भी बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर वाइज वर्ड्स। नाजरीन, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में थे और बड़ी मायने खेज बातें कायरा साहब ने की हैं, समझने वालों के लिए बहुत सी चीजें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, अल्लाह हाफिज।